हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 26 मार्च। डेली हम लोग न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं द हिंदू का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि हाल ही में पिछले एक साल के अंदर अप्रॉक्स 30 लाख के अराउंड जो मनरेगा के अंदर ना जॉब कार्ड मिलता है लोगों को। वो जॉब कार्ड के आधार पे उनको ना मनरेगा में 100 दिन के लिए वर्क करने के लिए काम मिल जाता है। तो वो जॉब कार्ड डिलीट हुए हैं इतने लार्ज अमाउंट में। लास्ट 4 ईयर का फिगर देखें, अप्रॉक्स 10.34 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट हुए हैं। तो लोगों के अंदर ना एक डर बैठ गया कि ये जो जॉब कार्ड डिलीट हो रहा है इतने लार्ज अमाउंट में, उसके पीछे का मेन रीज़न है कि हमने जो ये लोग हैं मनरेगा वाले, इन लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी की थी कि जो सैलरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोगों ने अपना जॉब कार्ड को लिंक कर रखा है आधार से। ठीक है, आधार को लिंक कर रखा है बैंक से, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो कुछ लोगों ने आधार को लिंक नहीं कर रखा था अपने जॉब कार्ड से, तो उन लोगों को लग रहा है उसी कारण ये जो 30 लाख लोग पिछले एक साल में इनका जॉब कार्ड डिलीट हुआ, या फिर पिछले 4 साल में 10.34 करोड़, ये इसलिए डिलीट हो रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 10 पेज का एक रिपोर्ट लोग सामने लेके आया। इस पर यह बोला गया कि पहली बात तो एक साल के अंदर 2 बार मीटिंग होगी। ठीक है, ग्राम सभा में, ग्राम सभा में ये मीटिंग रखने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि अगर सपोज करो किसी का जॉब कार्ड डिलीट हो गया है, और इसके पीछे कई रीज़न होते हैं जॉब कार्ड डिलीट क्यों होते हैं। ये जो 30 लाख का आपको फिगर दिख रहा है पिछले एक साल में, जॉब कार्ड किसी का डिलीट क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट ने ये भी बताया इनका। पहला तो, अगर किसी का के पास डुप्लीकेट जॉब कार्ड है, मतलब एक घर में कई लोगों के पास जॉब कार्ड है, या फिर एक ही पर्सन के पास एक से ज़्यादा जॉब कार्ड है, मतलब एक साल में 100 दिन काम करना है, उससे दो डुप्लीकेट एक और बना रखा है जॉब कार्ड, उसको 200 दिन काम मिल जा रहा है अपने डुप्लीकेट जॉब कार्ड से, तो वो डिलीट किए जा रहे हैं। दूसरा रीज़न है डिलीट करने का, माइग्रेशन। मतलब एक आदमी है, वो रूरल एरिया से जा करके अर्बन एरिया में जा रहा है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तब जॉब कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तब जॉब कार्ड डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है, या फिर फोर्थ रीज़न ये होता है कि आदमी खुद निकल के आता है, बोलता है कि भाई मेरे को जॉब नहीं करना इस मनरेगा के अंदर, मेरा कार्ड डिलीट कर दो, तब डिलीट कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक साल के अंदर 2 मीटिंग होगी ग्राम सभा में। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो लोग है, सपोज करो जिसने अब बोला था कि यार मेरे को अपना कार्ड डिलीट करना है, वो बोल सकता नहीं मेरे को वापस जॉब करना है ये मनरेगा के अंदर, मेरा जो कार्ड है उसे रिन्यू कर दो। एक ये हो सकता है, या फिर इसी मीटिंग के अंदर जो एक साल में 2 बार हो रहा है, इसमें कोई पर्सन गया, ठीक है, उसने बोला कि भाई साहब मेरा जॉब कार्ड डिलीट क्यों किया आपने, रीज़न बताओ। तो ये ग्राम सभा उसको रीज़न बताएगी कि आपका जो जॉब कार्ड है वो डिलीट करने के पीछे का रीज़न क्या है। मतलब कोई भी उनके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो ये ग्राम सभा इसे देखेगी। अब बात करते हैं कि सपोज करो किसी पर्सन ने पहले बोला कि मेरे को मनरेगा के अंदर काम नहीं करना, मेरा जॉब कार्ड डिलीट कर दो, अब इसको वापस रिन्यू करना है। तो ये ग्राम सभा में आया, तो ग्राम सभा क्या करेगी, पोर्टल में जाएगी, नरेगा सॉफ्ट प्रीलिम्स में आ सकता है, ये पोर्टल पे जाएगी, उसका कार्ड रिन्यू कर देगी। ये किसके अंदर आता है, NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, NIC के अंदर आता है। तो यहाँ पे जा करके ये अपना जो जॉब कार्ड है इसे रिन्यू करा सकता है, वापस एक्टिव करा सकता था। तो ये बेसिक सा न्यूज़ था कि इसमें यही था कि 10 पेज का एक रिपोर्ट जारी किया है कि लोगों के अंदर जो डाउट है कि इतने लार्ज अमाउंट में डिलीट क्यों हो रहे हैं, अगर किसी का डिलीट हो जा रहा है तो उसको जवाब कौन देगा। तो ये सब यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है फ्रीवीज को, और जो इस समय एकदम अपने पीक टाइम पे है।
कैसे, जब भी कोई कहीं स्टेट में या फिर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस समय काफ़ी सारी स्कीम्स, उस कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे बड़ी हो या छोटी, वो फ्री बीज लेके आती है कि हम पावर में आएंगे तो हम फ्री में साइकिल दे देंगे, हम कलर टीवी दे देंगे, या फिर 2,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को दे देंगे। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप जी, इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो यहाँ से ये आर्टिकल निकल के आया है, डिटेल मैनर में समझते हैं इसे। आप जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एमजी नरेगा क्या है, मिड डे मील स्कीम्स और इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ठीक। मेंस में क्या आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्री बीज के बारे में होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है आरबीआई द्वारा। उसके अलावा आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वे फॉरवर्ड, ये तीनों के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फ्री बीज और वेलफेयर जो भी स्कीम्स होते हैं इससे डिफाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एकदम मैनर में समझते हुए चलते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया गया, क्या क्या केसेस आई हुई है अब तक। तो एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु केस था 2013 का, इसमें कोर्ट आता है। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु में हो क्या रहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बोल रही थी कलर टीवी दे देंगे हम आपको, वॉशिंग मशीन दे देंगे आपको, ग्राइंडर दे देंगे, जूसर दे देंगे, गोल्ड तक की प्रॉमिस कर दी गई थी कि गोल्ड भी दे देंगे आपको, हमें वोट करो। तो ये एकदम, मतलब कि जो मुंह में आ रहा था वो लोग बोल दे रहे थे। तो कोर्ट में ये बात जाती है, कोर्ट बोलता है तो ये आप इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हो, ब्राइब दे रहे हो वोटर्स को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंतर्गत तो आपको तो बैन कर देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर जो भी ये स्कीम की प्रॉमिस कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछता, भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि देखिए, हमारा जो पावर होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है जब इलेक्शन डेट अनाउंस की जाती है और एंड हो जाता है जब इलेक्शंस खत्म हो जाती है। और ये जो मैनिफेस्टो ये लोग लेके आते हैं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले लेके आते हैं, तो उस पर हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इन लोगों ने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनके साथ बैठते हैं और इनको बोलते हैं कि कोई भी स्कीम आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसको डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स पे वर्क करना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट कैसे बने उस पर फोकस करना चाहिए, उस स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए। तो याद रखिएगा, फ्री बीज के लिए आपके पास डेफिनेशन आरबीआई प्रोवाइड करता है कि वो स्कीम्स जिसका लॉन्ग टर्म पे हमारी जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वेलफेयर स्कीम्स जिसका हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसके कारण ग्रोथ होने वाली है हमारी जीडीपी। और ये जो डिफाइन किया गया है कि वेलफेयर स्कीम, किसी को भी वेलफेयर स्कीम कैसे बोलोगे, वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है। क्या बताया कि डीपीएसपी पे फोकस करें, इससे रिलेटेड स्कीम्स बनाए, ठीक। तो ये दोनों को डिफाइन करने के लिए आपको दोनों की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ये करेगा, साथ ही साथ कि जो ये स्कीम्स लेके आएगी पॉलिटिकल पार्टीज, हम उनसे पूछेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है आपकी, बताइए। आप अगर 2,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को दोगे तो वो कैसे अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे ये सब आपको बताना चाहिए। यहाँ पे आपको कैग ये भी अपना रोल प्ले कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये फंड अलोकेट करता है। तो ये पूछ सकता है कि चलो हमने आपको ये दे दिया, सपोज करो, मतलब पॉकेट मनी समझ लेते हैं, 100 रुपये, एक राउंड फिगर बोल रहा हूँ हम दोनों को समझने के लिए। तो ये पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसी प्लानिंग थी खर्च करने की, तो ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे यूज़ किया अपना आपने, तो ये भी ये जो कैग है ये ध्यान दे के चले, मतलब कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑडिट करे। पैसा तो दे दिया, अब वो पैसे का क्या इम्पैक्ट रहा उस स्टेट में या उस हमारे कंट्री के ऊपर, उस स्कीम का, इसके ऊपर भी ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है फ्री बीज, कैसे डिफाइन करोगे कोई चीज़ फ्री बीज है कि नहीं। देखो, हाल ही में कई सारे कैश स्कीम्स लॉन्च की गई है, ठीक है। लाडली बहन,
लक्ष्मी योजना, ये और क्या था, महाराष्ट्र में आया था आपका लाडली बहन योजना। ठीक है, तो दिल्ली में भी इस समय जब चुनाव हुए थे तो काफ़ी सारे स्कीम्स आए थे कि महिलाओं को हम लोग 2,000 रुपये उनके अकाउंट में दे देंगे। तो आप ये सोचिए, तमिलनाडु का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। तमिलनाडु प्रॉमिस करता है कि हम साल में 12,000 रुपये देंगे महिलाओं को। ठीक है, वहीं एमजी नरेगा, अगर वो महिला एमजी नरेगा के अंदर काम करती तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 29,000 रुपीज़ पर ईयर। यहाँ पे 12,000 रुपये पर ईयर। डिफरेंस समझ रहे हो आप? तो तब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो ये फंड है जो यहाँ एलोकेट कर रहे हो उसे यहाँ ना दे करके आप इधर डाल दो। जो ये 29,000 है यहाँ पे अप्लाई कर दो, पैसे और बढ़ जाएंगे ये। और बाद में ये बोला जाता है कि जो ये फ्री बीज होती है ये लोगों की सोचने की कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देती है। कैसे? लोगों को तो सेंस ही नहीं है कि वो 12,000 रुपये के चक्कर में 29,000 रुपीज़ का लॉस कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये भी आप डाल लिख सकते हो कि देखिए किस तरीके से फ्री बीज लोगों को सोच, मतलब कि लोगों को भुला देती है कई बार। चीप इंटरनेट और कई सारे ऐसे फ्री बीज स्कीम्स होती है जिसके कारण क्या होता है कि लोग ये नहीं सोचते कि आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उनको फ्री में चीज़ें मिल रही है, वो खुश है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी आएगी हमें फ्री में ये चीज़ें देगी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलती है कि जो भी ये महिलाओं के लिए स्कीम्स लॉन्च किया है हमने, ये उनके जैसे 2,000 रुपये आ गए पर मंथ उनके अकाउंट में, तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ये जो महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही है, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है, इनके पास कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि मैटरनल लीव, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन काम कर रही है उनको 26 वीक का लीव मिल जाता है, वो भी 2 बच्चों के लिए। समझ रहे हैं? ये इस तरीके का सपोर्ट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं हैं उनको नहीं मिल पाती है। तो इनका ये कहना होता है। सबसे मस्त मेरे को लगता है कलर टीवी वाला। जब ये केस गया कोर्ट में, कलर टीवी क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि देखिए महिलाएं पूरे दिन किचन में काम करती है, शाम में आएगी वो टीवी देखेगी, उनका मूड रिलैक्स होगा, वो और प्रोडक्टिव काम करेगी। तो उनके घर में जो भी लोग होंगे वो लोग बाहर जाएंगे, वो लोग मोर प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे। फिर दूसरा बताया गया कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स लाती है, तो वो स्कीम्स टीवी पे देखेगी और वो टीवी पे उनको पता होगा गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करने वाली है। कल को अगर वो जो भी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं करती है तो वो अकाउंटेबल रह जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि वो लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के बातें निकल के सामने आती रहती है। ठीक है, आई होप इसको हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम लोग और डिटेल मैनर में समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो आज के डेट में कितना लो है, उसके पीछे के रीज़न क्या क्या है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल मैनर में बात हो रहा है। इसे जीएस पेपर 1 और 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो। सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप कनेक्ट कर पाओगे। पहले यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉर्नेलिया सोराब जी, ये पहली वुमेन लॉयर थी, 1924 में बनी थी, यानी कि 100 साल हो चुके हैं। उसके बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो काफ़ी सारे वुमेन लॉयर्स बने हुए हैं, जो सीनियर एडवोकेट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे जज भी बने हैं। बट इन 100 सालों में कुछ चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई है। जैसे इनइक्वालिटी की बात की जा रही है जो आज के डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में लगभग आज के डेट में 764 जजेस हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 109 वुमेन जज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 14.27% वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको हाई कोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, रीजनल बेसिस पे देखा जाए, मतलब स्टेट वाइज देखा जाए तो कंडीशन और भी खराब है। सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसे हाई कोर्ट है जहां पे सिर्फ एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन है जज का। उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे कंडीशन और भी खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी वुमेन जज नहीं है। इलाहाबाद सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा कोर्ट है आज की डेट में। यहाँ पे 79 जजेस है, इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 3
वुमेन जज है, यानी कि 2% का रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। अब एज बेसिस पे जो कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलता है। जो सीनियरिटी के बेसिस पे आप देखो तो जज बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं या फिर चीफ जस्टिस बनते हैं, सीनियरिटी बेसिस पे बनाया जाता है। तो सीनियरिटी तब आएगी ना जब आपको अपर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। तो जो अपॉइंटमेंट एज है सीनियर पोस्ट के लिए, वो मैन के लिए तो 51.8 है, बट वहीं पे वुमेन के लिए 53 ईयर्स का है। मतलब अगर ये लेट अपॉइंट होगी तो जो आगे भी जो प्रोसेस होगा वो भी उनके लिए लेट होगा। सपोज करो वो अगर चीफ जस्टिस बन भी गई तो उनको जो सर्व करने का टेन्योर होगा वो काफ़ी कम मिलेगा मैन के कंपैरिजन में। लीडरशिप की बात करें कि यहाँ पे कौन सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको आज की डेट में एक वुमेन चीफ जस्टिस मिलने देखने के लिए मिलेगा। कंपेयर किया जाए 25 हाई कोर्ट से, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको गुजरात में देखने के लिए मिल रहा है एक चीफ जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट का करंट स्टेटस समझिए। आज की डेट में 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिनमें से एक जस्टिस बेला त्रिवेदी जी, ये रिटायर हो रही है जून 2025 में। उसके बाद कितना रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा एक महिला का। अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम देखिए क्या है। पहला प्रॉब्लम ये है कि 2021 से एक भी वुमेन को अपॉइंट नहीं किया गया है। उसके कंपैरिजन में 28 मेल्स अपॉइंट हो चुके हैं। मतलब 28 के रेशियो में देखा जाए तो जीरो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पे बार काउंसिल ने 75 ईयर से 9 लोगों को, 9 मैन को अपर पोस्ट में सेंड किया है। मतलब बार के पास, बार काउंसिल है उसके पास एक पावर है जिसके थ्रू वो जो लॉयर्स होते हैं उनको हायर पोस्ट में प्रमोट कर सकते हैं। तो आज तक 75 ईयर्स में इन्होंने 9 लोगों को किया है। उसके कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है इन 75 ईयर्स में। अब रीज़न की बात करते हैं, क्या क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। पहला तो ये बोला जाता है कि देखो जो महिलाएं हैं उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो एक जज बन सके, ठीक है। दूसरा कि उनके पास सीनियरिटी नहीं है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उनको अपॉइंटमेंट करने का जो एज है 53 कर देते हैं, तो सीनियरिटी अपने आप वो रुकी रहती है। मतलब कि आप इनको टॉप पोस्ट पे ही भेज रहे हो लेट, ठीक है, और वो भी भेज कितना रहे हो। आज की डेट में देख ही रहे हो कि पिछले बार काउंसिल ने पिछले 75 ईयर्स में 9 लोगों को अपॉइंट किया है मैन को, उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक वुमेन गई है टॉप मोस्ट पोस्ट पे। ये एक ही एग्जांपल है। अब सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी। तो ये कहते हैं कि देखो, एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे मैं भूल गया कि देखो, और दूसरा रीज़न जो बहुत फनी मेरे को लगा कि कई सारे वुमेन ऐसी है, महिलाएं ऐसी है जो चाहती नहीं है कि वो जजशिप में जाए, मतलब वो जज बने। वो अपने से मना कर देती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं जज नहीं बनना, ठीक है। तो ये रीजन दिए जाते हैं इस इनइक्वालिटी के पीछे। फिर ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक पॉइंट है, सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी आपको इस सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। कैसे? एक तो जब वुमेन चुन करके आती है तो इनके मेरिट बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा छानबीन किया जाता है अगर मैन के कंपैरिजन में। मतलब एक एक फाइल देखी जाती है कि मेरिटस है कि नहीं, इनकी सीनियरिटी है कि नहीं, मतलब कि कोई छूट नहीं दी जाती है अगर मैन से कंपेयर किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम में रहता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसमें है ना, आज के डेट में ये मेल डोमिनेटेड है, ठीक है। और पता भी नहीं है कॉलेजियम सिस्टम वर्क कैसे करता है, किसी को नहीं पता आज के डेट में। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और रही कई कसर गवर्नमेंट पूरी कर देती है। 2020 के बाद से क्या हुआ, 9 वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए कॉलेजियम सिस्टम ने नेम सेंड किया। मतलब कॉलेजियम सिस्टम ने 9 वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, सॉरी हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए नाम भेजा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था। तो 2020 से अभी तक 2025 तक इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, इनमें से 5 नाम हम रिजेक्ट करते हैं, बाकी 4 का क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये लोग वेट कर रहे हैं, एक एज लिमिट के बाद इनको रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर सिलेक्ट भी हुए तो ज़्यादा देर तक ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। पहला तो बोला जा रहा है कि देखो, एक तो बात क्लियर करो क्या, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस मेरिट बेसिस पे आप सीनियरिटी लेवल पे है, या फिर आप किस बेसिस पे लोगों को अपॉइंट कर रहे हो या फिर प्रमोशन दे रहे हो, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ये भी कि आप जब कोई प्रोसेस में रिकमेंड किया गया गवर्नमेंट को नाम,
ठीक है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में आपको ये बताना है कि कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं, उसे रोक के नहीं रखना है 5 5 6 6 साल। फिर बात की जाती है कि देखो, जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है आज की डेट में, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सीधे सीधे ना, मतलब होता है ना, ओपनिंग कर देनी चाहिए कि कोई भी आ करके, कोई भी लॉयर आ करके बोल सकता है कि भाई मैं जज बन सकता हूँ, जो भी मेरिट्स है मैंने फुलफिल किया है, कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कंडक्ट करा लो, मैं फुलफिल कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ वुमेन के लिए भी हेल्पफुल नहीं होगा, मैन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो चाहते हैं, जानते हैं कि वो लोग एलिजिबल है, क्वालिफाइड है और वो कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ओपन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर ये इनक्वालिटी को हटाना है तो जो आप कास्ट बेसिस पे, स्टेट बेसिस पे या रिलीजियन बेसिस पे आप वो कोटा देते हैं ना, वैसे ही वुमेन को भी दे दो। मतलब कोर्ट में, ये जजशिप में आप लगभग 33 से 50% उनको कोटा दे दे आज के डेट में। तो इससे क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा। काफ़ी सुंदर लाइन आखिरी में कोट किया जाता है जस्टिस इंदिरा बनर्जी द्वारा। इन्होंने कहा है कि देखो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि वुमेन कोई चीफ जस्टिस बन जाती है, चीज सपोज करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। या फिर हाई कोर्ट में अगर कोई जज बन जाता है वुमेन, ठीक है, कोई वुमेन जज बन जाती है, तो इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? सेलिब्रेट तभी करते हो ना कोई चीज़ जो सालों में एक बार होता है, तो इसे नॉर्मल प्रोसेस बना दे कि हाँ, हर साल 3 4 वुमेन आराम से हाई कोर्ट में जा रही है, जज बन रहे हैं, तो इसे नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था।